अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि 8.6 से लेकर 8.10 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक होंगे वो बेसिकली आपके स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट रिक्वायर्ड के रिलेटेड होंगे। तो अगर आप इन कंसेप्ट के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो तब भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 8.6 से लेके 8.10 तक के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो अगर आपने उसके रिलेटेड हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक को फॉलो करके वो वाली वीडियो जो है वो दे सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करवा रखा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम 8.6 से लेकर 8.10 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इन 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो हमें फार्मूले चाहिए होंगे, यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे फार्मूले लगेंगे, तो सबसे पहले हम वो फार्मूले देख लेते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 लास्ट फार्मूले हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों की मदद से हम इस चैप्टर के जो आखिरी 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास चेंज इन हीट यानी कि हीट रिक्वायर्ड का है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की आपने हीट निकालनी हो कि किसी चीज़ का जो है वो टेम्परेचर अगर हम कितना बढ़ाएंगे तो उसमें इतनी हीट आ जाएगी। तो इस तरह के जो कंसेप्ट के रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे वो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी के प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो सी होगा ये बेसिकली आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो कि डिपेंड करती है आपके मटेरियल के ऊपर कि आपके पास लिक्विड कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो हमारे पास वो भी हीट को निकालने का ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एच एफ लिखा नजर आ रहा है। तो ये जो एच एफ है ये बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला जो कंसेप्ट है उसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने इस वाले फार्मूले को यूज करना है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि जब आप किसी सॉलिड चीज को लिक्विड चीज में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड चीज को लिक्विड चीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर होती है, हमें जितनी हीट चाहिए होती है, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी हो तो उसको निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और इसी तरह अगर आपने किसी लिक्विड चीज़ को गैस में कन्वर्ट करना हो तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि उसको वेपर बनाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए। तो उसको निकालने का जो फार्मूला है वो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच वी के इक्वल होता है। तो ये 3 फार्मूलेज हैं जी, इन 3 फार्मूलोज को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम इस चैप्टर के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 8.6 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट एट अ रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of 200 gram of water from 20 डिग्री सेल्सियस to 90 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है जी कि आपके पास जो है वो 200 ग्राम पानी है, यानी कि अगर आपके पास 200 ग्राम पानी हो और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और आपसे कहा जाए कि आपने इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस करना है। तो अगर वो कहता है कि आपके पास 200 ग्राम पानी हो और उस 200 ग्राम पानी का आपने जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाना हो, और उसको ले जाने के लिए आपने क्या किया है, आपने एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया है। और उस इलेक्ट्रिक हीटर की जो हीट सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास 1000 जूल पर सेकंड है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है वो 1 सेकंड के अंदर हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें कितनी हीट प्रोवाइड करता है, वो 1000 जूल है। तो वो कहता है जी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पानी को ले जाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा, वो टाइम हमने यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, तो समझ आ गई होगी आपको कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि आपने टाइम बताना है कि कितने टाइम के अंदर हम 200 ग्राम पानी का जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसने हीट सप्लाई जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर अप्लाई कर रहा है वो कितनी है वो हमें बता दी है। तो वो बेसिकली आपकी होगी डेल्टा क्यू ओवर टी। तो डेल्टा क्यू बेसिकली होता है हीट और टी यहाँ पे हमारा टाइम को शो कर रहा है। तो यानी कि कितनी हीट कितने टाइम में वो हमें प्रोवाइड करता है, वो 1000 जूल पर सेकंड हमारे पास उसकी हीट रिक्वायर्ड आ जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे हमें उसने मैस ऑफ वाटर जो है वो हमें बता दिया है, जिसको हम स्मॉल एम के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे, जो कि हमारे पास 200 ग्राम है। तो सबसे पहले तो आपको इस ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए 200 को हम 1000 के ऊपर तकसीम कर देंगे। तो जैसे ही आप 200 को 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका जो मैस होगा वो 0.2 kg बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने हमें इनिशियल टेम्परेचर बता दिया है कि हमारे पास उस पानी का जो इब्तदाई टेम्परेचर था वो कितना था, वो 20 डिग्री सेल्सियस था। और हमने उसको करना कितना है, यानी कि उसका फाइनल टेम्परेचर हमने कितना लेकर आना है, वो हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास आपको याद होनी चाहिए कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड है वो वाटर है, तो इसलिए यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो भी वाटर की यूज होगी, जो कि हमारे पास 4200 जूल्स होती है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। इस गिवन डेटा की मदद से हमने यहाँ पे टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम के अंदर जो है वो हमारे पास उसके जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी कि हमने यहाँ पे टी फाइंड करना है, जिसको हम टाइम कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा वो सिंपल आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एम आपका मैस ऑफ वाटर को ज़ाहिर कर रहा है, सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ज़ाहिर कर रहा है, और टी आपका चेंज इन टेम्परेचर यानी कि आपके टेम्परेचर के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है वो बता रहा है। और डेल्टा क्यू क्या है, ये बेसिकली आपकी जो हीट है वो बता रही है। तो यहाँ पे हमें उसने डेल्टा क्यू ओवर टी जो है वो बता रखा था, जो कि हमारे पास 1000 जूल था। तो अब हमने क्या करना है कि अब आपने क्योंकि यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम को आप 1000 की जगह पे लिख देंगे और 1000 को आप टाइम की जगह पे लिख देंगे। तो टी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा क्यू ओवर 1000। अब डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे हमें 1000 की वैल्यू तो पता है, अब हमने टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए हमें सबसे पहले डेल्टा क्यू का पता होना चाहिए। जब डेल्टा क्यू हमारे पास होगा तब ही हम यहाँ से इस फार्मूले की मदद से टी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमें यहाँ पे डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए जो फार्मूला है वो मैंने आपको अभी बताया, तो वो हमारे पास आ जाएगा एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे एम क्या है भाई, मैंने आपको पहले बताया कि ये मैस ऑफ वाटर है, जो कि अभी हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया था, तो वो हमारे पास 0.2 किलोग्राम था। सी यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, जो कि हमारे पास 4200 जूल थी, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यानी कि T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज तो एज इट इज़ हम उसको वैसे ही लिख देंगे दोबारा भी। और जो हमारे पास T2 टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर था, जो हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस था, तो उसकी जगह पे वो लगा देंगे। और T1 जो कि हमारे पास इब्तदाई टेम्परेचर था, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो 90 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 70 आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि आपने इस 70 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा एनर्जी का, जो हीट का, वो हमारे पास आ जाएगा 58800 जूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो हीट निकाल ली है कि हमें उसको 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए। तो वो हीट हमें पता चल गई है कि वो हमारे पास 58,800 जूल्स होनी चाहिए। तो अब हमने निकालना क्या था, हमने बेसिकली टाइम निकालना था। तो ये डेल्टा क्यू हमने क्यों निकाला है, ये डेल्टा क्यू क्योंकि हमें चाहिए था। तो इस डेल्टा क्यू की वैल्यू जो निकली है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे ले जाके यूज करेंगे। ठीक है, इस डेल्टा क्यू की वैल्यू आपने इस वाले फार्मूले के अंदर ले जाके इस डेल्टा क्यू की जगह पे लिख देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू ओवर 1000 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी, जो कि हमारे पास 58,800 जूल थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब आपने इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 588 को जब आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 58.8 सेकंड्स आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम निकला है वो हमारे पास तकरीबन 58.8 सेकंड्स बनते हैं। यानी कि अगर आप 1000 जूल पर सेकंड वाला हीटर यूज़ करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से आप पानी के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ और सिर्फ 58.8 सेकंड के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह आप किसी भी चीज़ का जो टाइम है उसको रिक्वायर्ड कितना टाइम होता है किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक टेम्परेचर को ले जाने के लिए, वो आप इस तरह इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इसकी मुकम्मल समझ जो है वो आ चुकी होगी। उसके बाद जो है हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 8.7 आ जाता है जी कि हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल्स ऑफ हीट। कि अगर आपके पास 50,000 हीट हो, यानी कि अगर आपके पास 50,000 जूल हीट एनर्जी हो, तो उसकी मदद से आप कितनी बर्फ़ को पिघला सकते हैं। यानी कि आपने यहाँ पे ये बताना है कि आपके पास
बर्फ़ की कितनी मकदार होगी कि उसको पिघलाने के लिए आपके पास 50,000 जॉल जो हीट एनर्जी है वो यूज़ हो जाएगी, वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने आइस को जो है वो मेल्ट करना है, पिघलाना है। तो उसको पिघलाने के लिए जो हमारे पास हीट है वो हमारे पास 50,000 जॉल है। तो हमें ये बताना है कि हमें कितनी बर्फ़ जो है वो यहाँ पे चाहिए होगी, यानी हमने मैस ऑफ आइस जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइस जो होती है वो बेसिकली हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, और जब हम उस सॉलिड को पिघलाएंगे तो वो किस फॉर्म में चेंज होगी, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी। तो सॉलिड से जब कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए हमारे पास जो हीट चाहिए होती है वो कौन सी होती है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे हमें उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो भी बता रखी है, जो कि हमारे पास डेल्टा HF होता है। तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 336,000 जॉल्स पर किलोग्राम। तो यहाँ पे हमें यानी कि उसने सारा डेटा जो है वो हमें दे रखा है कि हमें उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी हमें बता दिया है, हमें जो डेल्टा क्यू हीट होती है वो भी बता रखी है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैस ऑफ आइस जो है वो इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं जी, कि हीट सप्लाइड जो है वो हमारे पास कितनी दे रहे हैं हम, वो हमारे पास 50,000 जॉल है। उसके बाद जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है यानी कि डेल्टा HF वो भी हमें बता रखा है, वो हमारे पास 336,000 जॉल पर किलोग्राम है। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने मैस ऑफ द आइस जो कि हमारे पास स्मॉल m के साथ हम यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो बड़ा ही आसान सा फार्मूला है कि डेल्टा क्यू जो होता है कि हीट जो हमें चाहिए होती है वो किसकी इक्वल होती है, m टाइम्स डेल्टा HF के m यानी कि मैस ऑफ द आइस, और डेल्टा HF क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे हमने निकालना क्या है, हमने m निकालना है। तो m को हम क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड पे रहने देंगे, और इस HF को क्या करेंगे, हम इस HF को इस दूसरी साइड पे ले जाके डेल्टा क्यू के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या होगा कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा HF जो है वो हमारे पास m के इक्वल आ जाएगा। तो m निकालने के लिए अब हम इन दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे उनकी जगह पे लगा देंगे। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास 50,000 दी गई थी, तो उसकी जगह पे हम वो वैल्यू लगा देंगे, और डेल्टा HF की वैल्यू जो है जो हमें 3,36,000 दी गई है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जब आप इनको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 0 इन 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 50 को जब आप 336 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो मैस निकलेगा वो 0.148 किलोग्राम निकल आएगा। यानी कि अगर आपके पास 0.148 किलोग्राम आइस होगी तो उस आइस को पिघलाने के लिए आपके पास जो 50,000 हीट है वो यूटिलाइज हो जाएगी। अब आपके पास ये वाला आंसर जो है ये किलोग्राम के अंदर निकला है, जबकि बुक के अंदर उसने आंसर जो है वो ग्राम के अंदर लिखा है। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आपने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलो के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो 0.148 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, सिंपल उसको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे मैस की वैल्यू निकलेगी वो 148.8 ग्राम निकल आएगी। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो बेसिकली आपकी 150 ग्राम बनती है। यानी कि अगर आपके पास 150 ग्राम की बर्फ़ हो, यानी कि अगर आपके पास 150 ग्राम वज़न में बर्फ़ होगी तो उसको पिघलाने के लिए आपके पास जो 50,000 जो हीट होती है वो यूटिलाइज होती है उसको बर्फ़ से पानी में बदलने के लिए। तो इस तरह आपने जो है वो उसका मैस ऑफ आइस जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.8 आ जाता है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे वो कहता है जी कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट, कि हमने जो हीट की क्वांटिटी है, जो उसकी मकदार है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस, कि अगर आपको कहा जाए कि 100 ग्राम आपके पास बर्फ़ है उसको आपने पिघलाना है, कहाँ से जी, -10 डिग्री सेल्सियस से इनटू वाटर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में होता है। तो वो कहता है कि आप ये बताएं कि अगर आपके पास 1000 ग्राम बर्फ़ हो और उस बर्फ़ को आपने पिघला के पानी में बदलना हो, और फिर उस पानी में जब वो बदल जाएगी तो उसका टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना हो, तो उसको -10 से +10 तक ले जाने के लिए हमें जो टोटल हीट चाहिए होगी वो कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस बनेंगे। एक हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, फिर उससे हम उसको लेके जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जिसके ऊपर जाके वो पानी के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो पानी में चेंज हो जाएगा तो पानी का टेम्परेचर फिर हमने उसको बदलना है +10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 3 टेम्परेचर आ रहे हैं, और इन 3 टेम्परेचर के अंदर हमारे पास 2 फेजेस आ रहे हैं। पहला फेज हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो चीज़ हमारी बर्फ़ सॉलिड के अंदर थी उसको हमने सबसे पहले
वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाएगा तो वो पानी के अंदर तब्दील हो जाएगा, और जब वो पानी में तब्दील हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उस पानी का टेम्परेचर आपने कहाँ तक लेके जाना है, आपने 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की एनर्जीज चाहिए होंगी। पहली एनर्जी हम -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकालेंगे, दूसरी एनर्जी हम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकालेंगे, और तीसरी एनर्जी हम +10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, तो इन 3 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए 3 डिफरेंट हीट निकलेंगी, और इन तीनों हीटों को जब आप ऐड करेंगे तो तब आपके पास यहाँ पे टोटल हीट निकलेगी। तो इसको सॉल्व करने का ये वाला यहाँ पे कंसेप्ट है। तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास हेल्पफुल डेटा होगा, जिन चीज़ों की हमें चाहिए होंगी, वो चीज़ें भी हमें उसने बता रखी हैं। जिस तरह के स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है वो हमें बता दी है, जो कि 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी हमें बता रखी है, जो कि 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। और लास्ट पे हमें उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो भी बता रखी है, जो कि अभी हम पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ करके आए हैं, कि वो हमारे पास 3,36,000 जूल पर किलोग्राम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें जो उसने गिवन डेटा है वो हमें कुछ इस तरह से बता रखा है कि मैस ऑफ आइस जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है। तो सबसे पहले तो आपने इसको किलोग्राम में चेंज कर लेना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपने सिंपल इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 kg बन जाएगा। अब यहाँ पे जो उसकी टेम्परेचर है वो हमारे पास मुख्तलिफ 3 टेम्परेचर दिए गए थे, तो उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 लिख लेंगे। कि हमारे पास सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर है, जिसको हम T1 के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे, जो कि हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ जाता है, जिसको हम T डैश के साथ ज़ाहिर करेंगे, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिर हमारे पास इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, यानी कि जो हम T2 के साथ ज़ाहिर करेंगे, वो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दे दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन डेटा में आ जाएंगी। कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है C, वो हमारे पास 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के इक्वल आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट जो आइस की है वो हमारे पास आ जाएगी 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो आ जाएगी, जो कि हमारे पास 336,000 जूल पर किलोग्राम है। तो ये वाला हमारे पास गिवन डेटा है। इस डेटे को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो है इस वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर जो टोटल हमें हीट चाहिए होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, जिसको हम डेल्टा क्यू के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे, तो वो यहाँ पे बेसिकली 2 फार्मूले यूज़ होंगे। एक आपका जो है वो सिंपल हीट को निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ होता है वो होगा, और दूसरा आपका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को निकालने के लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ होगा। यानी कि इन 2 फार्मूलाज की मदद से हम यहाँ पे इसकी जो टोटल हीट है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन लिख भी दी है कि टू फाइंड टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट वी विल स्प्लिट इट इनटू 3 टाइप्स ऑफ हीट एनर्जीज। तो इसको निकालने के लिए हम इसको 3 तरह की मुख्तलिफ एनर्जीज के अंदर स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट, जो कि उनके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो क्योंकि हमने इसको 3 टाइप्स के अंदर इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर 3 थे, तो इसीलिए उन 3 टेम्परेचर की मदद से हमने इनको 3 मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा Q1 निकालेंगे, जो कि हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए हमें चाहिए होगी। यानी कि जब आप आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जब -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तो उसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ेगी वो हमारे पास डेल्टा Q1 होगी। और फिर जब हम उस आइस को कन्वर्ट करेंगे वाटर के अंदर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हमारे पास डेल्टा Q2 होगी, जो कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। और तीसरी जो हमारे पास हीट होगी वो हमारे पास जब वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर जो उसका टेम्परेचर 0 था, उस 0 से जब आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, तो उसको ले जाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी वो हमारे पास डेल्टा Q3 होगी। तो इन तीनों हीट्स को जो है वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और एंड पे जाके हम इनको ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी पहली हीट निकाल लेते हैं, जो कि सिंपल हमारे पास डेल्टा Q1 MC आइस इंटू डेल्टा T आ जाएगी। तो यहाँ पे M की जगह पे हम मैस ऑफ जो आइस है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, जो कि हमारे पास 0.1 है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो है वो आपने आइस वाली यूज़ करनी है, जो कि हमारे पास 2100 है। तो इसका जो टेम्परेचर है, यानी कि T2 हमारे पास टेम्परेचर इसका कितना है, वो 0 है, जो कि हमारे पास T2 टेम्परेचर है। और जो हमारे पास इसका T1 टेम्परेचर है, यानी कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास
10 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 में से जब आप -10 को माइनस करेंगे तो वो बेसिकली +10 बन जाएगा। तो +10 को आपने इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डेल्टा Q1 होगी वो हमारे पास 2100 जूल निकल आएगी। सिमिलरली अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आप लेकर आ गए हैं तो उसके ऊपर उसके जो फेज चेंज होगा, तो फेज चेंज होने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। तो वो हमारे पास डेल्टा Q2 आ जाएगी। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, m टाइम्स डेल्टा HF। तो m हमें वही मैस ऑफ आइस हमें पता है 0.1 है और HF की वैल्यू भी हमें उसने दे रखी है, तो वो वैल्यू उसकी जगह पे आपने लगा देनी है। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल इसका आंसर जो है वो 33,600 जूल आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी निकल आएगी। सिमिलरली अब आपने क्या करना है कि जब आपने उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो उसको 10 तक ले जाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी वो हमारे पास डेल्टा Q3 होगी। तो वो हमारे पास आ जाएगी MC वाटर इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पे M की जगह पे फिर हम मैस ऑफ आइस की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 0.1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि अब वो आइस में तो नहीं रहा, लेकिन जो कि वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको पता है कि वाटर जो हो चाहे हमारे पास आइस हो, उसका मैस जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि मैस उसका एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो वो चेंज नहीं होती, चाहे वो हमारे पास आइस की फॉर्म में हो या फिर वो हमारी वाटर की फॉर्म में हो। यानी कि वो जिस मर्जी फेज में हो, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड में हो, लेकिन उसका जो मैस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हम मैस ऑफ वाटर जो है वो भी हम 0.1 ही ले रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 4200 जूल सी, और डेल्टा Q यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T डैश। तो T2 हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 10 था, और T डैश जो कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर था वो 0 था। तो इसका मतलब 10 में से 0 निकाला तो हमारा 10 ही रह जाएगा। तो इस तरह जो यहाँ पे डेल्टा Q3 निकलेगी वो आपके पास 4200 जूल्स निकल आएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने तीनों हीटें जो है वो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रखी हैं। तो अब जो टोटल हीट हमारे पास आएगी वो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। तो पहली जो हमारे पास डेल्टा Q1 निकली थी वो हमारे पास 2100 निकली थी, तो उसकी वैल्यू लगा देंगे। डेल्टा Q की जगह पे हम 33,600 उसकी वैल्यू लगा देंगे, और डेल्टा Q3 की जगह पे जो हमारे पास 4200 निकली है उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो जब आप इन तीनों हीट्स को आपस के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल हीट होगी वो हमारे पास आ जाएगी 39,900 जूल्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने सिंपल दो फार्मूलाज को यूज़ करके जो है वो यहाँ पे उसकी जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है उसको -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास 39,900 जूल्स बनती है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल नंबर जो है वो 8.9 आ जाता है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी हीट चाहिए टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। कि अगर आपके पास जो है वो 100 ग्राम पानी हो और उस पानी को आपने बदलना है स्टीम के अंदर। अब स्टीम बेसिकली होती है आपकी गैस, यानी कि जब आपका पानी जब गैस में कन्वर्ट होगा, बखारात में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको वेपर्स में तब्दील करने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए होगी। तो आपको पता है कि जब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जब आप किसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट अप करेंगे तो वो हमारा पानी जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपकी वेपोराइजेशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो भी हमें बता रखी है, जो कि हमारे पास डेल्टा HV होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ वाटर आ जाएगा जो कि हमारे पास 100 ग्राम है। तो सिंपल आपने इसको 1000 पे डिवाइड करके किलोग्राम में के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, जो कि 0.1 किलोग्राम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें उसने टेम्परेचर बता रखा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमें बता रखी है जो कि 2.26 टाइम्स 10 टू द पावर 6 जूल पर किलोग्राम है। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेल्टा QV यानी कि जो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, जो कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मिलता जुलता ही है, दोनों के फार्मूले सेम ही है, बस वहाँ पे हमारे पास डेल्टा HF आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा HV आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा QV इज इक्वल टू M टाइम्स डेल्टा HV आ जाएगा। तो यहाँ पे M की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, यानी कि मैस ऑफ वाटर जो कि 0.1 है, और डेल्टा HV जो कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो आ जाएगी जो कि 2.26 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर
6 आ जाएगी। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आ जाएगा 226,000 जूल। तो इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से जब आप इसको इस 2 के आगे इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 2.26। तो हम इसको कितनी वैल्यूज़ हमने शिफ्ट किए हैं, ये बेसिकली 3, 4 और 5, तो इसलिए ये 10⁵ यानी कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो उसको वाटर से स्टीम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी वो हमारे पास आ जाएगी 2.26 टाइम 10⁵ जूल। तो इस तरह आपने उसकी जो हीट रिक्वायर्ड है फॉर वेपोराइजेशन वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल आ जाता है जो कि हमारे पास 8.10 है। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर विच इज़ एट 10 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है जी कि आपके पास एक तो स्टीम है, उस स्टीम का आपके पास कितना मैस है वो 5 ग्राम है, और दूसरा आपके पास पानी है और उस पानी का जो वज़न है वो हमारे पास 500 ग्राम है। अब जो पानी का टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि जो स्टीम का टेम्परेचर है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कहता है कि अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो आप ये बताएं कि जो हमारे पास स्टीम थी उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा जब वो उस पानी के साथ मिलेगा। यानी कि 5 ग्राम स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जब वो एक 500 ग्राम पानी के साथ मिलेगा जिसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो बताएं कि उस स्टीम का टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो कितना रह जाएगा, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उसने हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो भी हमें बता रखी है जो कि हमारे पास 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के इक्वल है, और सिमिलरली उसने जो हमारे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है वो भी हमें बता रखी है जो कि हमारे पास 2.26 टाइम 10⁻⁻6 के इक्वल होती है, जो कि पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा जूल पर किलोग्राम के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसने मैस ऑफ वाटर जो है वो हमें बता रखा है जो कि M1 होगा, वो 500 ग्राम है। तो सबसे पहले इसको किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो इसको आप 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.5 kg बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें उसने जो है मैस ऑफ स्टीम भी बता रखा है जो कि हमारे पास 5 ग्राम है, तो इसको भी किलोग्राम में तब्दील करने के लिए आप 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.005 किलोग्राम। उसके बाद हमें उसने टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी कि T1 हमें बता रखा है जो कि हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, और हमें टेम्परेचर ऑफ स्टीम जो कि T2 होगा उस वो हमें 100 डिग्री सेल्सियस बता रखा है। उसके बाद हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो भी बता दी गई है जो कि हमारे पास 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और उसके बाद जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है जो भी हमें वाटर की है वो भी हमें बता रखी है 2.26 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। तो ये वाला हमारे पास कुछ गिवन डेटा है जी। इस गिवन डेटा की मदद से हमने यहाँ पे बताना है कि उस 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कितना रह जाएगा अगर आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, उसके साथ आप उसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का जो वाटर था उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा अगर आप उसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को मिला देते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होंगे वो हमारे पास डेल्टा क्यू वी जो कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला है वो यूज़ होगा, और दूसरा हमारे पास सिंपल जो हीट रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है वो यूज़ होगा। तो इन दो फार्मूलाज की मदद से हम यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर बेसिकली आपकी फैक्ट्रीज़ के अंदर लगे होते हैं जहाँ पे जो है वो आप ठंडे पानी को गर्म कर रहे होते हैं या फिर आप गर्म पानी को ठंडा कर रहे होते हैं। हीट एक्सचेंज मतलब कि जिसके अंदर आप हीट को तब्दील कर रहे होते हैं, या तो आप उसमें से हीट निकाल रहे होते हैं किसी चीज़ में से, या फिर आप उसमें से हीट उसको दे रहे होते हैं। तो वो जो हमारे पास हीट एक्सचेंजर होता है उसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है उस प्रिंसिपल के मुताबिक आपके पास जो टोटल हीट लॉस होती है स्टीम की तरफ से वो इक्वल होती है टोटल हीट गेन बाय द वाटर। ठीक है जी। तो इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसके जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जो हमारे पास स्टीम ने जितनी भी हीट को लॉस करना है यानी कि उसकी जितनी भी स्टीम ज़ाया होगी या कम होगी वो इक्वल होगी उतनी ही स्टीम के इक्वल जो कि पानी गेन कर लेगा। यानी कि जितनी हीट स्टीम से निकलेगी वो सारी की सारी हीट जो है वो पानी जज़ब करता जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है जी कि यहाँ पे जो हीट लॉस्ट होगी वो दो तरह से होगी। यानी पहले तो हमारा जो स्टीम होगी
वो उसकी हीट लॉस होगी तो वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फेज़ चेंज होगा। तो फेज़ चेंज होगा तो उसके लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालनी पड़ेगी। और जब उसको पानी के अंदर तब्दील कर दिया गया तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बेसिकली उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, तो वो हमें वो भी निकालनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्टीम के अंदर जो हीट लॉस्ट हो रही है वो दो तरह से हो रही है। एक तो उसको स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही है, और दूसरा जब वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो उस पानी का टेम्परेचर जब हम उसको बढ़ाएंगे तो उसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी वो चाहिए होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगा देंगे जो कि M2 डेल्टा HV प्लस, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी कि उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो बढ़ के कितना होगा जो कि हमने फाइंड आउट भी करना है, तो वो M2C डेल्टा T के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे सिंपल आपके पास M1C डेल्टा T आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो M1 है ये मैस ऑफ वाटर है, और ये जो यहाँ पे हमने M2 यूज़ किए हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये आपके मैस ऑफ स्टीम है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं ये स्टीम के यूज़ हो रहे हैं, और राइट साइड के ऊपर आपके फार्मूले वाटर के यूज़ हो रहे हैं। तो अब आप इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो M2 जो कि हमारे पास मैस ऑफ स्टीम है जो कि 0.005 ग्राम दे दिया गया था वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी जो कि 2.26 टाइम्स 10⁻⁶ आ जाएगी, और प्लस यहाँ पे M2 यानी कि फिर अगेन हमारे पास मैस ऑफ स्टीम आ जाएगा, और फिर यहाँ पे C यानी कि हमारे पास जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो आ जाएगी 4200, और उसके बाद यहाँ पे T2 माइनस T इज इक्वल्स टू M1 फिर हमारे पास मैस ऑफ वाटर आ जाएगा 0.5, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 आ जाएगी, और यहाँ पे डेल्टा T यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो स्टीम के अंदर जो है वो वाटर वाली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्यों लगा दी है, क्योंकि अब आपको मैंने पहले बताया कि ये वाली जो हीट है ये आपकी चाहिए होती है आपकी स्टीम से पानी में तब्दील करने के लिए। अब यहाँ पे ये पानी के अंदर तब्दील हो गया है। अब यहाँ पे फिर अगेन जो स्टीम पानी के अंदर तब्दील हुई है उसका मैस तो तब्दील नहीं हुआ, मैस तो उसका सेम रहा है, जो मैस यहाँ पे था वही मैस उसका यहाँ पे भी है, लेकिन उसकी जो फॉर्म है उसका जो फेज़ है वो चेंज हो गई है। यानी कि अब वो यहाँ पे जो था वो बर्फ़ की हालत में था, अब यहाँ पे वो पानी की हालत में है। तो इसलिए हम यहाँ पे पानी वाली जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप 0.005 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21, और यहाँ पे T2 जो कि हमारे पास स्टीम का टेम्परेचर था वो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे T जो कि हमने फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो ये एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। सिमिलरली जब आप 0.5 को 4200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2100, और ये T आपका वैसे आ जाएगा, और T1 जो कि आपके पास वाटर का टेम्परेचर है जो कि 10 था तो वो आपने यहाँ पे उसकी जगह पे लगा देना है। अब आपने क्या करना है जी कि अब आपने यहाँ पे जो है वो कुछ कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है T, तो उसकी अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो इस 21 को आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 21 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2100 बन जाएगा, और 21 जब T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -21T ही रह जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे 2100 को यहाँ पे इसके अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2100 जब T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2100T आ जाएगा, और फिर जब हम 2100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21,000 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ जो है ये हमने वैसे ही ऊपर से नीचे लिख ली थी, इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने T निकालना है जो कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। तो आपने क्या करना है कि इस -21T को इस राइट साइड पे लेके चले जाना है, क्योंकि ये माइनस में है तो जब ये राइट पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और इस -21,000 को आपने लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाना है, क्योंकि ये हमारे पास इस दूसरी वैल्यूज़ के अंदर ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है तो जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 11,300 वैल्यूज़ वैसे की वैसी आ गई, ये 2100 वैल्यू भी वैसे की वैसी आ गई, और इस 21,000 को जब आप बाईं तरफ लेकर आए हैं तो ये यहाँ पे आके प्लस हो गया, और इस 21,000 T के अंदर ये वाला जो 21T था ये यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं उनको आपने आपस के अंदर ऐड कर देना है, और जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं उनको आपने आपस के अंदर ऐड कर देना है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 34,400 आ जाएगा,
और इस 2100T के अंदर जब आप 21T को ऐड करेंगे तो ये 2121T बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने T निकालना है, तो इस 2121 को आपने 34,400 के नीचे ले जाना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही होती है जब आप उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34,400 डिवाइडेड बाय 2121। तो जैसे ही आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 16.21 निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो आपके पास निकल आती है 26.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वैल्यू लगाई थी वो डिग्री सेल्सियस के अंदर लगाई थी, तो इसलिए हमारा आंसर भी डिग्री सेल्सियस के अंदर आ गया है। अगर आप वैल्यूज़ केल्विन में लगाते तो आपका आंसर केल्विन में आता और फिर आप उसको बाद में डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट जो एक्सचेंजर का जो हमारे पास फार्मूला होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। बाकी जो फार्मूले हैं वो वही हैं जो हम पीछे यूज़ करके आ रहे हैं। तो उसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे इसका जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टीम होगा वो 16.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे इस चैप्टर के जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा अगर आपने हमारे पहले चैप्टर्स के रिलेटेड या किसी भी चैप्टर के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चैप्टर के रिलेटेड वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो उस लिंक के ऊपर जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।